हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल। आज हम प्रतियोगिता दर्पण के नवंबर एडिशन की समरी देख रहे हैं। ये आने वाले एग्ज़ाम में इससे बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। बस थोड़ा सा इसका तरीका अलग है, क्योंकि इसकी जो न्यूज़ है वो थोड़े रैंडम ऑर्डर में है। बस आप शांति से सुनिए, आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। तो पहली न्यूज़ है स्क्रैम जेट के ऊपर से। भारत ने स्क्रैम जेट इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। खास बात यह है कि ऐसा करने वाला भारत जो है विश्व का चौथा देश बन गया है। इसके पहले ये जो तकनीक थी वो यूएसए, रसिया और यूरोपियन यूनियन के पास थी। इसका फुल फॉर्म होता है स्क्रैम जेट का सुपरसोनिक कंबस्टिंग रैम जेट। एक्चुअली ये जो इंजन है, ये जो इंजन प्रणाली है वो करती ये है कि ये वायुमंडल से ऑक्सीजन लेती है फ्यूल के दहन के लिए। यानी कि इसके लिए हमें पहले से इसमें सिलेंडर से में लिक्विड ऑक्सीजन भरने की आवश्यकता नहीं है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो भार कम हो जाता है इसका, और दूसरा जो प्रक्षेपण की जो लागत है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसके बाद सेकंड न्यूज़ है मदर टेरेसा के ऊपर। आपको पता होगा कि मदर टेरेसा को संत की उपाधि दे दी गई है। तो ये वेटिकन सिटी में एक्चुअली फंक्शन होता है जहाँ पर इन्हें संत की उपाधि दी गई। तो वहाँ पर भारत का रिप्रेजेंट करने वाली जो टीम गई थी, भारत को जो रिप्रेजेंट कर रही थी, उसकी अध्यक्ष वहाँ पे थी सुषमा स्वराज। मदर टेरेसा जो हैं वो अल्बानियाई मूल की थी, महिला थी, लेकिन इन्होंने बाद में भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी। और इन्हें 1979 में नोबेल प्राइज़ मिला था, और उसके बाद 1980 में भारत रत्न मिला था। आप देखेंगे तो अधिकतर ऐसा ही होता है कि पहले हमारे यहाँ के जो व्यक्ति हैं जो अच्छा काम करते हैं उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलता है, फिर भारत भारत रत्न दिया जाता है। तो इसी तरह अगर आप देखें तो अमर्त्य सेन जो कि हमारे यहाँ के अर्थशास्त्री थे, उन्हें 1998 में नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स का, और 1999 में उन्हें भारत रत्न दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है राष्ट्रीय दलों की संख्या से लेकर से संबंधित है। अब हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय दलों की जो संख्या है वो 7 हो गई है। आपको पता है कि कोई भी दल जो राष्ट्रीय दल होगा उसे ऐसी मान्यता केवल हमारे यहाँ का चुनाव आयोग देता है। उसकी कुछ टर्म और कंडीशन होगी जो हम कभी और बात करेंगे। तो अभी जो सातवां जो दल है जिसे राष्ट्रीय दल घोषित किया गया है वो है तृणमूल कांग्रेस। जी हाँ, ये ममता बनर्जी की पार्टी है। अब बात करते हैं डिफेंस सिस्टम से। तो आप भारत और इसराइल ने मिलकर बराक 8 मिसाइल का जो है का सफल प्रशिक्षण सफल सफल प्रक्षेपण किया है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो बराक बराक नाम की जो सीरीज है मिसाइल की, वो भारत और इसराइल ने मिलकर डेवलप की है। अब कुछ सम्मेलन से बात करते हैं जो शिखर विश्व के बड़े बड़े जो समूह हैं उनके जो सम्मेलन होते हैं उनसे रिलेटेड बात करेंगे। तो पहला सम्मेलन जो है वो है गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। तो ये जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का जो सम्मेलन है, ये 17वां सम्मेलन था जो कि वेनेजुला में हुआ। इसमें टोटल 120 सदस्य देश हैं, परंतु इस बार केवल 12 राष्ट्राध्यक्ष जो हैं उसमें भाग लिया। इवन अगर हम भारत की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री ने इसमें भाग नहीं लिया था। हमारे भारत की ओर से हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि हामिद अंसारी साहब, उन्होंने इस पर भाग लिया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो इस समय फ्री थे और चाहते तो इसमें भाग ले सकते थे, परंतु वो नहीं गए। तो इसका ऐसे ऐसा कहा जा रहा है कि भारत अब शायद एनएएम का में यानी गुटनिरपेक्ष देशों में ज़्यादा सक्रिय नहीं रहना चाहता, क्योंकि हम जो है अब हमारे अर्थव्यवस्था का विकास चाहते हैं। और यदि ऐसा करना है तो हमें किसी ना किसी डेवलप कंट्री का की तरफ ज़्यादा झुकना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं वो यूएसए की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं, क्योंकि हम डेवलप होना चाहते हैं। तो थोड़ा सा ये जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का सम्मेलन है इसके ऊपर, इसके इतिहास के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इसकी जो स्थापना है वो 1961 में भारत के पीएम यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, राष्ट्रपति थे या प्रेसिडेंट मुझे याद नहीं, तो नासिर जो थे मिस्र के थे। तो और युगोस्लोवाकिया के जो शायद पीएम या जो प्रेसिडेंट थे, इन तीनों के सहयोग से
इसकी स्थापना हुई थी। और और सन सॉरी भारत में भी सॉरी इसका जो पहला सम्मेलन था वो यूगोस्लोवाकिया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। और भारत ने सन 1983 में, जो कि इसका 7वां सम्मेलन था, वो भारत में संपन्न हुआ था। तो यानी कि भारत में भी इसकी ये सम्मेलन हुआ है, तो वो सम्मेलन हुआ है 1983 में, जो कि 7वां सम्मेलन था इसका। अब अब एनएएम का जो 18वां सम्मेलन होगा वो 2018 में होगा, जो कि वियतनाम में होगा। अब बात करते हैं हम जीएसटी के ऊपर। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थोड़ा सा इसमें एक खास पॉइंट्स हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जीएसटी जो है वो 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, 122वां बिल था। लेकिन इसे जब ये राज्यसभा और उधर से यानी कि लोकसभा से जब ये पारित हुआ, तो ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 101 और 122 में। तो ये 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, जो पारित होने के बाद 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया है। इसे ध्यान रखिएगा। इसमें खास बात यह है कि आपको पता होगा असम जो है पहला राज्य था जिसने इसे पारित किया, क्योंकि आप जानते हैं जीएसटी जो है संविधान संशोधन विधेयक है और इसे पास होने के लिए आधे से अधिक राज्यों की अनुमति आवश्यक है। तो असम जो है वो पहला राज्य था जिसने इसे पारित किया। अब खास बात यह है कि असम में ऑलरेडी भाजपा की सरकार है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो कि गैर भाजपा शासित राज्य है और उसने इसे पारित किया, तो वो है बिहार। अब दूसरी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये है मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित। देखिए अभी तक क्या होता था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो जो आरबीआई का जो गवर्नर होता था वो डिसाइड करता था। तो आपने देखा होगा कि कई बार रघुराम राजन और सरकार के बीच में इसको लेकर काफ़ी कन्फ्लिक्ट हुआ है कि कई बार सरकार बोलती है कि इसे कम करो, लेकिन रघुराम राजन ने उसे चेंज नहीं किया। तो ऐसा कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए सरकार ने क्या किया है कि अब ये जो मॉनिटरी पॉलिसी जो होगी, मतलब मॉनिटरी पॉलिसी में एक्चुअली रेपो रेट वगैरह डिसाइड की जाती है, तो उसे डिसाइड करने के लिए अब मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाएगी। और इस कमेटी में 6 सदस्य होंगे, जिसमें से 3 सदस्य जो होंगे वो आरबीआई के होंगे और 3 सदस्य जो होंगे वो सरकार नियुक्त करेगी। और जो भी फिर डिसीजन होगा वो इनके वोटिंग के आधार पर किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया आरबीआई के 3 सदस्य होंगे। तो पहला सदस्य होगा आरबीआई का गवर्नर, दूसरा सदस्य होगा डिप्टी गवर्नर, और तीसरा जो सदस्य होगा आरबीआई का वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। तो हम बात कर लेते हैं कि अभी कौन कौन होंगे। तो हम जानते हैं कि इसमें आरबीआई का जो गवर्नर है वो तो उर्जित पटेल साहब हैं, जो कि 24वें गवर्नर है, तो वो होंगे। और डिप्टी गवर्नर में रहेंगे आर गांधी इसमें, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में होंगे माइकल पात्रा। तो ये 3 लोग इसके बॉडी में रहेंगे आरबीआई की तरफ से। और सरकार ने भी 3 प्रतिनिधि जो है नियुक्त किए हैं। एक है चेतन घाटे, जो कि इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं। दूसरे सदस्य हैं पागी दुआ, जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर हैं। और तीसरे सदस्य हैं रविंद्र एच ढोलकिया, जो कि आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं। तो याद कर लीजिए सरकार की तरफ से जो 3 सदस्य हैं, घाटे, दुआ और ढोलकिया। तो ये तीन आपको याद होने चाहिए। तो इसके लिए आप कोई ट्रिक बना लीजिए और आपको याद हो जाएगा, घाटे, दुआ और ढोलकिया। तो इससे ये होगा कि अब जो भी मॉनेटरी पॉलिसी की जो भी रेट होगी उसमें 6 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है यूपीएससी वगैरह में भी इससे बात की जा सकती है। अब बात करते हैं एक इंडेक्स की, जिसको बोलते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो खास बात यह है, मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई इंडेक्स पढ़ें तो उसमें 2 चीज़ देखना है, एक तो भारत की पोजीशन और इसे कौन पब्लिश करता है। और यदि आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अपने नेबर कंट्रीज से इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए। तो ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और ये हर 2 साल में जारी होता है।
तो इसमें भारत का जो नंबर है वो है 35 आउट ऑफ 160 कंट्रीज में से। इसमें जो पहली पोजीशन जो प्राप्त है वो जर्मनी को है, और लास्ट पोजीशन जो है सीरिया को है। तो ये जो इंडेक्स है एक्चुअली ये बताता है कि किस तरह, मतलब किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कि उसमें जो लॉजिस्टिक के जो गुड्स हैं, मतलब जो इंडस्ट्री के जो सामान है, कितनी आसानी से यहाँ वहाँ पहुँच सकते हैं। तो तो इस कंडीशन में इस हिसाब से देखा जाए तो जर्मनी का पहला नंबर है। और लास्ट नंबर जो है ओबियसली सीरिया का ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इतना उधम मची है, इतना डिजास्टर हुआ है जो भी आतंकवादी गतिविधियों से। तो वहाँ का तो पूरा लॉजिस्टिक तो कहीं हो ही नहीं, जा ही नहीं सकता, इसलिए सीरिया का लास्ट नंबर है। इसमें अगर हम कंडीशन देखें तो चाइना की स्थिति हमसे अच्छी है, चाइना का रैंक इसमें 27 है, और पाकिस्तान की स्थिति हमसे तो काफ़ी बुरी है, उसकी रैंक है 68। मैं फिर बताता हूँ कि इसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है, भारत की स्थिति 35 है, पहला नंबर पर जर्मनी है और लास्ट में सीरिया है। हालांकि पहले जो है भारत की स्थिति जो, मतलब पिछले साल जो इसका इंडेक्स आया था उसमें 54 थी, मतलब अब हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। अब बात करते हैं कुछ अपॉइंटमेंट से संबंधित, यानी कि नियुक्तियां से, ये पूछेगा डेफिनेटली। तो पहला नाम आता है अलका सिरोही का। अलका सिरोही जो हैं वो यूपीएससी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है, और ख़ास बात यह है ये एमपी कैडर की हैं। इसके बाद आते हैं कार्लोस आर्थर नुजमान। कार्लोस आर्थर नुजमान, ये जो हैं ये रियो ओलंपिक की जो आयोजन समिति थी उसके अध्यक्ष थे। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं गवर्नर के ऊपर। तो ये जो ओपी कोहली जो हैं उन्हें, ये एक्चुअली बेसिकली गुजरात के राज्यपाल है, लेकिन इन्हें मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस समय मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो वो है ओपी कोहली जो कि गुजरात के गवर्नर हैं। अगर भारत में एक ऐसी स्थिति देखा जाए तो एक और है, वो है सी विद्यासागर, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर है, लेकिन इन्हें तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आपको पता होगा कि हमारे मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे श्री राम नरेश, तो उनका निधन भी हो गया है, और हालांकि वो पहले रिटायर हो चुके थे, तो उसके बाद अभी किसी की नियुक्ति नहीं की जा सकी है, तो इसलिए इन्हें ओपी कोहली को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त गवर्नर बना दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ पुरस्कार से संबंधित। तो ये है पहले इसमें नंबर आता है एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार। तो इसमें खास बात यह है कि ये जो पुरस्कार है तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया जाता है, और इसमें भी खास बात यह है कि ये केवल तमिलनाडु के व्यक्ति को ही दिया जाता है। तो इस बार ये पुरस्कार मिला है पी सनमुगम को। ये जो हैं ये हमारे जो सेंट्रल लेदर इंस्टीट्यूट है उसके वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। पी सनमुगम को ये एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड दिया गया है। और शायद इनके पहले जो अवार्ड था इसरो की एक महिला साइंटिस्ट को मिला था, जो कि शायद तमिलनाडु से ही संबंधित थी, शायद क्या तमिलनाडु की ही थी वो, इसलिए। सेकंड नंबर आता है प्रेम भाटिया पुरस्कार का। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेम भाटिया पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये पत्रकारिता से संबंधित है। वैसे ही कुछ पुरस्कार है जो पत्रकारिता से संबंधित है, जैसे चमेली देवी, थोड़ा सा इसे याद रखिएगा। और है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये किससे संबंधित है, तो ये साइंस से ही संबंधित है, और ये साइंस की, है ना, साइंस की जो 7 श्रेणियां हैं उसमें दिया जाता है। अब बात करते हैं ऑस्कर से संबंधित कुछ बात। तो जो विसर नाई, आपको पता होगा कि जो विसर नाई जो एक तमिल फिल्म थी, जो कि भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजी गई थी, वो ऑस्कर की रेस से बाहर हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि जो रेस कोर्स जो है, जो कि प्रधानमंत्री का निवास स्थल है जहाँ पर, उसका नाम अब बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। आप देखते आ रहे हैं कि जो मोदी जी की जो नीति है कि वो आज जो भी पुराने नाम हैं उन्हें चेंज कर रहे हैं। तो उसी के चरण में इन्होंने उसी चरण को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने रेस कोर्स का जो नाम है वो बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया है। ध्यान रखिए यहाँ पर पीएम जो है यहीं पे रहते हैं। और लेकिन ये काफ़ी अच्छा भी किया, क्योंकि रेस कोर्स ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजों के ज़माने का ही है, शायद वहीं का होगा। तो इसे लोक कल्याण मार्ग करना काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति को भी थोड़ा शो करता है।
अब बात करते हैं वर्ष और दिवस से संबंधित। तो ये में भी पूछा जा सकता है कि 2 सितंबर जो है, 2 सितंबर उसे विश्व नारियल दिवस के रूप में बनाया जाता है। और आपको पता होगा कि जो भारत है उसका नारियल के जो प्रोडक्शन है उसमें पहला नंबर है। अब दूसरा जो है, 1 से लेकर 5 सितंबर तक का जो सप्ताह है उसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में बनाया जाता है। और जो 9 सितंबर का जो दिन है, 9 सितंबर का जो दिन है उसे हिमालय दिवस के रूप में बनाया जाता है। इसे हिमाचल प्रदेश ने इसकी शुरुआत की थी। अब सबसे खास दिन जो है वो है 21 सितंबर। 21 सितंबर जो है उसे विश्व शांति दिवस के रूप में बनाया जाता है, यानी वर्ल्ड पीस डे के रूप में 21 सितंबर के डे को बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं खेलकूद से। तो इसमें पहली न्यूज़ है कि जो T20 है उसका सर्वोच्च स्कोर जो है 263 जो है ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि T20 का सबसे सर्वोच्च स्कोर बनाने वाली टीम कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया है, और ये रन है 263। सेम इसी तरह अगर हम वनडे की बात करें तो वनडे क्रिकेट में अब तक का सबसे सर्वोच्च स्कोर जो है इंग्लैंड ने बनाया है, और ये है 444 का स्कोर, जो कि इन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध बनाया है। इसी क्रम में आगे हम बात करें तो अभी रिसेंट में हमें पता होगा, आपको पता होगा कि भारत ने अपना 500वां टेस्ट मैच खेला है। और ये जो 500वां टेस्ट मैच है इसके कप्तान होने का श्रेय है विराट कोहली को जाता है, यानी कि इस मैच में विराट कोहली जो है वो कप्तान थे। और इससे एक खास बात जो है, ये इससे जो न्यूज़ निकल जो मतलब एमसीक्यू बनता है कि ये जो मैच है वो कहाँ खेला गया था, तो ये मैच खेला गया था कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। और हमने ये मैच न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेला था। तो अभी बीच में मैं एक एमसीक्यू सोल्व कर रहा था, तो उसमें ये डायरेक्ट पूछा गया था कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, तो ये कानपुर में है। और क्यों पूछा गया, क्योंकि यहाँ पर भारत ने 500वां टेस्ट मैच खेला है। अगर थोड़ा सा टेस्ट मैच का इतिहास देखें तो जो हमने पहला टेस्ट मैच जो था वो 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, वो भी लॉर्ड्स के मैदान में। जो और उसके जो कप्तान थे वो थे सीके नायडू। और इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ाएं तो हमने 100th यानी कि 100वां जो टेस्ट मैच जो खेला था वो भी हमने इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। और उस समय हमारे टेस्ट की टीम के जो कप्तान थे वो थे मंसूर अली खान पटौदी, जो कि नवाब सैफ अली खान के जो है पिताजी थे। और इसी क्रम में आगे बढ़ें तो जो आपको मैंने 500वां जो है वो बता दिया हूँ। अब थोड़ा सा और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, भारतीय टेस्ट के इतिहास में जो पहला शतक था वो लगाया था लाला अमरनाथ ने। लेकिन अगर हम विदेशी धरती पर देखें कि पहला शतक किसने बनाया था, वो बनाए थे मुश्ताक अली ने। विदेशी धरती पर पहला शतक बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मुश्ताक अली। और टेस्ट क्रिकेट की दोनों पारियों में शतक बनाने वाले पहले व्यक्ति थे पाली उमरीगर। ये पॉइंट्स हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो आपको अभी पता होगा कि जो आर अश्विन है उन्हें सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द सीरीज प्राप्त हुई है। उन्हें अभी तक पहले खिलाड़ी है जिन्हें सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द सीरीज मिली है, वो है आर अश्विन। अब इसी क्रम में देखते हैं भारतीय जो क्रिकेट टीम है उसकी जो चयन समिति के जो अध्यक्ष हैं उन्हें भारतीय जो क्रिकेट टीम है उसकी चयन समिति के अध्यक्ष के प्रसाद को बनाया गया है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी विवादित रहा है इनकी नियुक्ति, क्योंकि इन्हें उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की जो चयन समिति के अध्यक्ष बन सकें, क्योंकि हमारे पास और भी इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। इसके बाद महिला क्रिकेट टीम की जो चयन समिति की जो अध्यक्ष हैं वो बनी है हेमलता काला। तो इन दोनों के नाम याद रखें, के प्रसाद और हेमलता काला का। अभी एक और व्यक्ति हैं अजय सिंह। अजय सिंह जो हैं उन्हें बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बनाया गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो अजय सिंह को बनाया गया है। ये भारतीय हैं तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। अब इसी खेलकूद की को और आगे बढ़ाते हैं तो अब हम बात करते हैं कि जो रियो में जो पैरालंपिक हुए थे,
पैरालंपिक यानी कि जो जिसमें दिव्यांग लोग खेलते खेलते हैं उन्हें पैरालंपिक बोलते हैं। तो अभी जो रियो में ही हुए थे, ओलंपिक के साथ ही हुए थे, तो ये 15वां ग्रीष्मकालीन कालीन पैरालंपिक खेल था जो कि रियो में संपन्न हुआ। सबसे खास बात यह है कि भारत ने इसमें 2 गोल्ड मेडल जीता और 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल भी जीता, यानी भारत ने इसमें 4 पदक हासिल किए, जो कि भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसमें भारत की तरफ से 19 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो इस खेल की जो थीम थी वो थी एवरीबॉडी हैज़ अ हार्ट, और इसका शुभंकर था टॉम। ठीक है, इसमें भारत का जो स्थान रहा है चार पदकों के साथ, वो है 43 स्थान रहा है। इसमें हमें जो गोल्ड मिला है वो मिला है मरियप्पन थांगावेल ने। हमें जो इसमें स्वर्ण पदक जो जिताया है वो जिताया है मरियप्पन थांगावेल ने, जो कि ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। इसके बाद जो हमें गोल्ड दिलाया है देवेंद्र झारिया जी ने, जो कि देवेंद्र झारिया जो हैं इनका एक हाथ नहीं है, और इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण जिताया है। और ये खास बात इनके बारे में एक और बात बताना चाहूँगा कि इन्होंने जो 2004 में जो एथेंस में जो ओलंपिक हुआ था, यानी कि जो पैरालंपिक हुआ था सॉरी, उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद तीसरी जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने रजत पदक हासिल किया है वो है दीपा मलिक। ये हरियाणा की हैं। इन्होंने 60 फुट में रजत पदक हासिल किया है। इसमें एक्चुअली वही है, गोला फेंका जाता है। और वरुण भाटी जो है उन्होंने ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है। तो इस प्रकार भारत को 4 पदक हासिल हुए, जिसमें 2 गोल्ड, 1 रजत और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिल गया है। अगर हो सके तो इनकी थोड़े से वीडियो आप देखिए, तो आप इनको पर्सनली भी जान पाएंगे कि ये किस किस तरीके के हैं। तो इनको याद करने में थोड़ी काफ़ी आसानी होगी आपको। तो अ, जो पैरालंपिक हुए हैं उसमें जो शीर्ष स्थान रहा है वो चाइना का रहा है, सेकंड स्थान पर ब्रिटेन रहा है और तीसरे स्थान पर यूक्रेन रहा है। ये खास बात है चाइना की। और अगर हम ओलंपिक में बात करें तो सबसे पहला स्थान जो रहा है उसमें यूएसए का रहा है। खैर हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अब नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो गोवा है, गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का समापन हुआ है। खास बात यह है कि जो ये कंटिन्यूसली 13वीं बार गोवा में ही इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मनाया गया, जो कि अभी 47th फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था। इसे जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और गवर्नमेंट ऑफ गोवा ये मिलकर कंडक्ट कराती है। इसमें साउथ कोरिया को हमने फोकस कंट्री रखा था। और ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इसकी जो शुरुआत हुई है वो एक पोलैंड की जो फिल्म है आफ्टर इमेज उसको दिखाकर शुरुआत की गई। और इसका जो एंडिंग हुई है वो हुई है एज ऑफ शैडो फिल्म को दिखाकर, जो कि साउथ कोरिया की फिल्म थी। हालांकि इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है वो डॉटर को दिया गया। तो ऐसे कुछ फैक्ट हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना, कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में हुआ है, जो कि हर साल मतलब लगातार 13 सालों से गोवा में हो रहा है। अब बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की। दोस्तों इस बार 100% इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो आएंगे ही। तो पहली बात कि जो जो हमारे देश के जो 2 राज्य हैं, यानी कि सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, उन्हें उन्हें खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है। कौन कौन से? सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर हम देखें तो अब जो तीसरा राज्य जो है वो केरल भी हो गया है, यानी कि केरल भी ओपन मतलब खुले में शौच से मुक्त हो गया है। देखिए इसमें खास बात ये है कि ये जो इसमें 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है शहर मतलब अर्बन की, और दूसरी कैटेगरी है रूरल यानी गाँवों की। तो ये जो 3 राज्य मैंने आपको बताया, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल, ये दोनों कैटेगरी में क्या हो गए हैं? शौच मुक्त हो गए हैं। हालांकि इसके साथ 2 नाम और आते हैं, गुजरात का और आंध्र प्रदेश का। लेकिन ये जो दोनों राज्य हैं वो केवल शहरी क्षेत्र में ही शौच मुक्त हो पाए हैं। तो इसे याद रखिएगा। ये जो सरकार की ये जो योजना है, मतलब खुले भारत को खुले में शौच मुक्त करने की,
इसका जो टारगेट ईयर है वो 2014 से लेकर 2019 तक रखा गया है। इसमें एक खास बात यह है कि इसे 2019 तक ही क्यों रखा गया है, उसका कारण ये है कि 2 अक्टूबर जो 2019 है उसमें महात्मा गांधी के की 150वीं जयंती होगी, इसीलिए इसका जो टारगेट है 2019 तक रखा गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक खास बात कि जो 19 नवंबर है, यानी कि 19 नवंबर उसे विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।